नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास मास्टर ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम जो संख्या है उस प्रकार है। सबसे पहले सूर्य, उसके बाद बुध, सबसे नजदीक ग्रह जो होता है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह में उपस्थित है। वहीं आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। वहीं आकार के आधार पर अगर अवरोही क्रम में ग्रहों को सजाते हैं तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी और मंगल क्रमशः आते हैं। आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, लेकिन सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है जो कि सूर्य के सबसे पास में है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और आकार में दोनों लगभग समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के नजदीक का 4 ग्रह अपेक्षाकृत छोटे हैं, जबकि बाकी 4 ग्रह अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। इसीलिए इसको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के सबसे सामने का है और बाह्य ग्रह जो सूर्य से दूर का है। सूर्य के नजदीक के 4 ग्रह अपेक्षाकृत जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? भारी पदार्थ के बने हुए होते हैं। साथ में इसका घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। शेष 4 ग्रह अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जबकि हल्के पदार्थ के बने होते हैं। इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। सूर्य के नजदीक चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह और बाद के 4 ग्रह, जैसे कि हमने पहले कह चुके हैं, 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि 2 ग्रह शुक्र और अरुण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर। सभी अपने अक्ष पर घूमते हैं तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर तरफ घूमने को क्या कहते हैं? इसका परिक्रमण गति कहलाते हैं। सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह वह पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उसी तरह ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। वहीं मंगल के पास 2 उपग्रह जिसको फोबस और डेमोस कहते हैं। मंगल का उपग्रह डेमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किनके पास है? वो शनि के पास है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है। शनि की सबसे रोचक विशेषता यह है कि इनके चारों तरफ एक छल्ली तस्वीर, इसको हम लोग रिंग नुमा बोलते हैं, पाया जाता है, जिनसे हम वलय कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वलय किस ग्रह के चारों ओर पाया जाता है या टिटान किनका उपग्रह हो। शनि पर वलयों की संख्या 7 है। ये वलय धूल के बने हुए हैं और ये देखिएगा, जब इसको ग्राफ में आप लोग देखेंगे, फोटो में देखेंगे तो इसका रिंग टाइप का दिखता है। ये वलय शनि के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अरुण की 2 उपग्रह टाइटन और नेडिर है। अरुण के भी चारों तरफ वलय है जिनकी संख्या 5 है, लेकिन शनि के पास सबसे आकर्षण वलय सबसे ज्यादा है। ठीक है। सभी ग्रहों के पास वायुमंडल है, अर्थात सभी ग्रहों के आसपास गैस विद्यमान है, लेकिन बुध के पास वायुमंडल नहीं है। इसी कारण बुध दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में ये ठंडी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जीवन का रहना लगभग असंभव सा है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगे वो रात में धरती से निकलने वाले उष्मा दीर्घ तरंगे होते हैं। दीर्घ तरंगे उष्मा जब वायुमंडल से बाहर जाना चाहती हैं तो वायुमंडल इसे बाहर नहीं जाने देते हैं। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय दीर्घ तरंगे विकिरण को रोक देते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। अब आते हैं तीसरा पार्ट में, पृथ्वी की गति। पृथ्वी की 2 गति होते हैं। एक होते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर लट्टू की भांति
घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट की समय लेती है। वहीं दूसरे में आ जाते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाना वार्षिक गति कहलाता है। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में यह एक चक्कर पूरा करती है या लगाती है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर अंडाकार कक्ष में लगाती है। पृथ्वी 6 माह बाद सूर्य से दूरी चली जाती है और 6 माह बाद सूर्य के करीब आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है तो इस स्थिति को उपसर्ग कहते हैं और यही घटना 3 जनवरी को होते हैं। आगे चलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के से दूरी चली जाती है इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसर्ग कहते हैं। यह घटना 4 जुलाई को होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होते हैं, जबकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। दिन व रात की अवधि में अंतर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहलाते हैं। विषुवत रेखा पर दिन व रात की अवधि आपस में क्या होते? बराबर होते हैं। यदि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी न होती तो पृथ्वी के हर हिस्से में 12 घंटे की रात व 12 घंटे की ही दिन होती, यानी कि बराबर इक्वल हो जाता। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के दिन व रात के लंबाई में अंतर होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बहुत लंबा होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में रात लंबे होंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा। प्रकाश वृत्त केवल 2 भागों को काट रहा है, इसलिए यहाँ पर 12 घंटे के दिन व 12 घंटे के रात होती हैं। पृथ्वी पर अपना अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के बावजूद भी इक्वेटर पर दिन और रात की अवधि समान होती है। जिस तरह से आप इस मैप्स पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रकाश वृत्त जो टच के द्वारा दिखाया गया है, सोलर के सिस्टम के द्वारा बताया गया है, रेड कलर का जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये जो बीच वाला रेखा है आपका विषुवत रेखा, उसके माध्यम से ये बताया गया है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर हमेशा दिन ही रहता है या क्या दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा रात ही रहता है? तो इसका जवाब क्या है? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से कि किस तरह से हो रहा है। क्योंकि पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर ही नहीं घूमती रहती है बल्कि वो सूर्य के चारों ओर भी घूमती रहती है। इसलिए यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है ये कर्क रेखा और विषुवत रेखा फिर मकर रेखा। जब ये 21 जून और रात 24 इसमें, तो यहाँ पे देखिए जब सूर्य इधर से, तो इस टाइम इस साइड में रोशनी ज्यादा होते हैं तो इधर कम पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जब इस साइड में आते हैं नॉर्थ पोल में ज्यादा रोशनी मिलता है और साउथ पोल में ज्यादा रोशनी मिलता है और नॉर्थ पोल में कम रोशनी मिलता है। और यहाँ पे नॉर्थ पोल में ज्यादा मिलता है और साउथ पोल में कम मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 22 दिसंबर और वहीं कर्क रेखा मकर रेखा और इसमें देख लीजिए यहाँ पे सूर्य को। तो ये नजदीक जब आ रहे हैं यहाँ पे देखिए कितने सामने आ जा रहे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये देखिए 3 महीने के अंदर ये गैप, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये डेट भी याद करने का बहुत आसान तरीका। देखिएगा 2 ऊपर का जो है पहला जो है आपका दोनों 21 में आ जाते हैं, फिर इधर से राइट क्लॉकवाइज घूमे 22 और 23 याद करने का बहुत आसान तरीका है। याद करने के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अब आते हैं विषुवत रेखा। इसमें थोड़ा निष्कर्ष लेकर के इसको देख लिया जाता है क्या चीज है क्या नहीं। विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर रहता है, लेकिन उत्तर में जाने पर दिन लंबा और रातें छोटी होती चली जाती है क्योंकि प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा के 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ध्रुव पर 24 घंटे ही दिन रहता है क्योंकि ध्रुव प्रकाश वृत्त के पूर्व में है। विषुवत रेखा के दक्षिण में जाने पर रातें लंबी व दिनें छोटी होती चली जाती है। ध्रुव पर 24 घंटे की ही रात होती है। 21 मार्च से 21 जून होते हुए 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर अधिक पड़ती है। कब से कब तक? 21 मार्च से 23 सितंबर तक। वहीं 23 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर होते हुए 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक पड़ती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य के चारों ओर
परिक्रमा के कारण ही उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के दिन व रात की लंबाई में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। कांगो विषुवत रेखा पर है, इसलिए यहाँ पर 12 घंटे की रात और 12 घंटे की दिन होती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और यहाँ पे कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से गुजरती है। विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो शॉर्ट लिस्ट में मैंने दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के नोट्स में जाकर वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, आसानी से याद हो जाएगा। मित्र पर गमछा झाड़, आप जब इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती है। वहीं 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात की लंबाई में अंतर नहीं होता है और ये बराबर होते हैं। अर्थात सूर्य का प्रकाश उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध पर समान रूप से पड़ता है। 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पाया जाता है, वह रात सबसे छोटी पाई जाती है। वहीं 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवित किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व रात सबसे छोटी पाई जाती है। मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन दो कारणों से होते हैं। 21 मार्च को सूर्य की लंबवित किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, जिससे उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में अर्थात पूरी पृथ्वी पर दिन व रात की लंबाई बराबर होती है। दोनों गोलार्ध में दिन व रात की लंबाई बराबर होने से दोनों भागों को बराबर तापमान मिलता है और यही कारण है कि 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर जो मौसम पाया जाता है वो एकदम बराबर सा पाया जाता है। अर्थात जैसा मौसम उत्तरी गोलार्ध में होगा वैसा ही मौसम दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। जब पृथ्वी का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ते हैं तो इसे क्या कहलाते हैं, विषुवीय कहलाते हैं, विषुव कहलाते हैं। जब 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है तो इन्हें वसंत विषुव कहते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने से पूरी धरती को एक समान सूर्य की किरणें प्राप्त होती है और इसको बसंत ऋतु में ही पाया जाता है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं दिन की लंबाई में लगातार बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध पर 6 माह का दिन होता है, 21 मार्च से लेकर के 23 दिसंबर तक। 21 जून तक आते आते सूर्य की लंबवित किरणें फिर कर्क रेखा पर पड़ने लगती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ जाती है। अर्थात सर्वाधिक समय तक सूर्य की किरणें प्राप्त होती रहती है। वो सूर्य की किरणें फिर सिर पर लंबवत पड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किन दो कारणों से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो पहला जो पॉइंट है, सूर्य की लंबवित किरणें जो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने से होता है, और दूसरी जो है सर्वाधिक समय तक सूर्य की किरणें प्राप्त हो रही है, जिससे कि दिन व रात छोटा हो जाता है, दिन लंबा और रात छोटा हो जाता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होता है। सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ शीत ऋतु पाई जाती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। 21 जून के बाद सूर्य की किरणें से विषुवत पर लौटने लगता है। वो 23 सितंबर को एक बार फिर से दोनों गोलार्ध को सूर्य की समान प्रकाश मिलने लगता है, जिससे हम शरद विषुव कहते हैं। 23 दिसंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22 दिसंबर आते आते सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में दो किरणें से गर्मी आ जाती हैं, जो कि 22 दिसंबर को होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दो पॉइंट यहाँ पे फिर से किया गया है। सूर्य की लंबवित किरणें पड़ने के कारण और दिन की अवधि लंबी होने के कारण क्या हो जाता है, गर्म आ जाते हैं। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, वो दिन की लंबाई छोटी होती है जबकि रात बड़ी हो जाते हैं। इसीलिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ने लगती है। 22 दिसंबर के बाद एक बार फिर हम 21 मार्च तक पहुंचते पहुंचते सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है, जिससे कि हम इसको होली के आसपास का मौसम माना जाता है। अगर आप रांची में खड़े हो तो किस तिथि को दोपहर में आपकी परछाई दिखाई नहीं देती? आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और नेक्स्ट में आ जाते हैं ज्वार भाटा और
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। 24 घंटे में 2 बार समुद्र का सतह ऊपर उठ जाता है। जब समुद्र का सतह सामान्य से ऊपर उठ जाता है तो इसे ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र का सतह औसत सतह से नीचे चला जाता है तो इसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा क्यों आता है? ज्वार भाटा के आने का कारण चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति है। किसी भी वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होता है उतना अधिक उस वस्तु का आकर्षण शक्ति होता है। क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, इसलिए सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन सूर्य का दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक है, और कितना दूरी है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए। और चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 2,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी पर सूर्य से ज्यादा आकर्षण बल लगाते हैं, जिससे चंद्रमा में ज्वार भाटा का जन्म होता है। जब अपने आकार को बहुत आसानी से बदल लेता है, जल अपने आकार को बहुत आसानी से बदल लेता है। ज्वार एक साथ धरती पर 2 जगहों पर आता है, कैसे? चंद्रमा के सामने वाला भाग पर और पृथ्वी के विपरीत वाले भाग पर। क्योंकि दोनों ज्वार एक साथ एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हैं, इसलिए पार्श्वबल वाला जल राशि धंस जाता है, अर्थात सागर सतह के नीचे चला जाता है, जिससे हम भाटा कहते हैं। अतः ज्वार व भाटा दोनों साथ साथ आते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर एक ही समय में एक साथ ज्वार भाटा आता है। ठीक, 24 घंटे में एक ही स्थान पर ज्वार 2 बार आता है, वो एक ही स्थान पर 24 घंटे में भाटा भी 2 बार ही आता है। क्योंकि चंद्रमा 2 बार पृथ्वी के काफी नजदीक से होकर गुजरती है 24 घंटे में। अगर किसी स्थान पर अभी ज्वार आया है तो उसी स्थान पर अगला ज्वार कितना न 6 घंटे के बाद ही आएगा। जब चंद्रमा के सामने वाले भाग पर ज्वार आता है तो चंद्रमा के विपरीत वाले भाग पर भी ज्वार आता है। एक ज्वार के 6 घंटे बाद भाटा आता है, वो एक ज्वार के ठीक 12 घंटे बाद ही दूसरा ज्वार आता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होते हैं, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए मास्टर ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।